नेहरू ने कहा था एक कि अगर आप किसी चित्र को दीवार से हटा देते हैं तो उससे इतिहास के तथ्य खत्म नहीं हो जाते। इतिहास के तथ्य इतिहास ही रहते हैं और किन्हीं रूपों में वो फिर से वापस आएंगे। मुझे हफीज जालंधरी का शेख अब्दुल्ला से किया हुआ एक डायलॉग याद आ रहा है, एक बात याद आ रही। हफीज जालंधरी ने 1948 में, हफीज जालंधरी पाकिस्तान के राष्ट्रगान के रचयिता थे। 1948 में उन्होंने हफीज शेख अब्दुल्ला से कहा था कि शेख, सरहद के तरफ दोनों तरफ ना समझ है, ना समझों की भरमार है, पर तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास नेहरू हैं। जिस दिन नेहरू नहीं रहेंगे तुम्हारी भी हालत हमारी जैसी होगी। मुझे लगता है कि नेहरू के मूल्यांकन के लिए ये वाक्य जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरे 1950 में नेहरू की एक किताब का विमोचन होना था, नेहरू भी वहां गए थे और नेहरू, चर्चिल भी वहां इत्तेफाक से मौजूद थे। ऑथर ने चर्चिल और नेहरू आसपास खड़े थे पर दोनों एक दूसरे से मुखातिब नहीं थे। नेहरू, ऑथर ने चर्चिल को नेहरू की तरफ मोड़ा और नेहरू को चर्चिल की तरफ मोड़ा। मुड़ते ही चर्चिल ने सबसे पहले नेहरू से कहा कि नेहरू, मेरी जेलों में आपने कितना वक्त बिताया? नेहरू ने कहा तकरीबन 10 साल। चर्चिल ने पूछा तब तो आप हमसे बहुत नफरत। नेहरू ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने ये लड़ाई एक ऐसे महात्मा के नेतृत्व में लड़ी थी, जिस महात्मा के नेतृत्व में लड़ी थी उसने हमें दो चीज सिखाया कि ना तो किसी से घृणा करो, नफरत करो, और ना किसी से डरो। उस वक्त मैं आपसे डरता था और इस वक्त ना मैं आपसे घृणा करता हूं। बाद में इसी चर्चिल ने लिखा कि मेरे जीवन के अंतिम समय की नेहरू से मुलाकात जो है वो सबसे अच्छी थी। इस व्यक्ति ने कम से कम दो चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसे ना तो किसी से घृणा है और ना तो किसी से नफरत। ये नेहरू थे। नेहरू खुद का कहना था कि वो राष्ट्र कभी भी प्रजातांत्रिक नहीं हो सकता, डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता जो राष्ट्र सेकुलर न हो। लेकिन उन नेहरू के इस सेकुलरिज्म में धर्म का बहिष्कार नहीं था। धर्महीन जात हो पर सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो, राज्य धर्म के को मानने वाला ना हो, राज्य का कोई धर्म ना हो, पर राज्य जो है वो सभी धर्मों की देख रेख करे, सभी पर नजर रखे और एक दूसरे के साथ कोई धर्म एक दूसरे के साथ या धर्म मतावलंबी किसी के साथ सबके साथ सम्मानजनक ढंग से पेश आए और राज्य किसी धर्म के साथ ना खड़ो, राज्य का कोई धर्म ना होगा। ये नेहरू की थी। नेहरू जिस समय राजनीति में आ रहे थे, जिस समय नेहरू का कि ये राजनीति को देख रहे थे या भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण हो रहा था, वो एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, चाइनीज रिवॉल्यूशन, वो क्या कहते हैं, चाइना और सोवियत रूस के उभार का वक्त है। ऐसे समय में नेहरू भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। आजादी के बाद, आजादी के समय जिस तरह से बंटवारा हुआ और नेहरू कम से कम सांप्रदायिकता के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़े होते हैं। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि नेहरू को उनकी पार्टी ने, नेहरू या कांग्रेसियों ने, और नेहरू को मौजूदा जो सरकार है वो तो नेहरू के खिलाफ है, नेहरू की विचारों के खिलाफ है, उसने भुला दिया। पर नेहरू प्रासंगिक है, नेहरू को हमें याद करने की जरूरत है। नेहरू जनमानस में है पर विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि नेहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, नेहरू का जो भारत की कल्पना है कि भारत समाजवादी राष्ट्र होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, भारत में समता मूलक समाज बनेगा, इस पर चोट की जा रही है। इसलिए नेहरू को विस्मृत कराने की कोशिश की जा रही है। नेहरू सांप्रदायिक ताकतों को बेहतर तरीके से समझते थे। मुझे बरुआ का याद, अभिव्यक्ति की आजादी, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो बातें कही, शंकर पत्रकार का जो योगदान किया, मुझे याद आ रहा है कि भारतीय संसद में सबसे असम के सांसद बरुआ हुआ करते थे जो बहुत यंग थे। उन्होंने चाइना वार के बाद नेहरू की
संसद में बड़ी आलोचना की। नेहरू उस संसद में मौजूद थे, स्वयं मौजूद थे, बड़े धैर्य से उन्होंने उस बात को सुना और सुनने के बाद चाय का वक्त हुआ तो उन्होंने बरुआ को कहा कि आप आइए, क्या मेरे साथ एक कप कॉफी पिएंगे? और उन्होंने बरुआ को इस बात को कहा कि आप अपने ये तेवर बरकरार रखिएगा, इसकी निकट भविष्य में भारत को बहुत जरूरत पड़ेगी। नेहरू का व्यक्तित्व तो ऐसा था। नेहरू को गांधी ने गढ़ा था। और अभी मैंने कुछ दिन पहले संसद में दानिश अली को देखा। दानिश अली के साथ जो व्यवहार हो रहा, नेहरू की संसद और दानिश अली के तक आते आते दानिश अली के संसद के बीच में कितना फर्क हो गया है। तो नेहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो आज कहीं, और उसके लिए नेहरू की पार्टी, समाजवादी लोग, धर्मनिरपेक्ष लोग कहीं उतनी मजबूती से खड़े हुए संसद में नहीं दिखलाई पड़े। तो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं विस्मित करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू को जानना है तो नेहरू के पत्र जो नेहरू ने चीफ मिनिस्टर को लिखा था, ये आप पढ़ें। उन अपने चीफ मिनिस्टर को नेहरू लगातार पत्र लिखा करते थे। उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता को लेकर, नेहरू हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक कमांडर हैं, नेहरू ने सांप्रदायिकता को लेके जो लिखा था तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को लिखा था। और जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर कांग्रेसी थे। उन्होंने उनको लिखा कि मैं नाजी मूवमेंट के तौर तरीके को जानता हूं, ये मध्यम अल्प मध्यम वर्ग के बेरोजगारों को भरमाते हैं और उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, ये क्राइसिस खत्म होगा, लेकिन तब तक भारत माता घायल हो चुकी होगी। आज की स्थिति को अगर आप देखें तो नेहरू की बातें हमें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। गांधी ने उन्हें हिंद का जवाहर का 18 जनवरी 1948 का गांधी का अगर आप पत्र देखें, गांधी और नेहरू के बीच में जितने असहमति है सरकार चलाने को लेकर, सेकुलरिज्म के मामले में, इंडस्ट्रीज को लेकर, सोशल जस्टिस के मामले में, शायद बहुत कम लोगों में गांधी के साथ इतनी असहमति मंजर आम पर आती है। पर ये असहमति को 18 जनवरी 1948 का गांधी के पत्र को देखें तो गांधी ने उनमें जवाहरलाल नेहरू को कहा कि तुम हिंद के जवाहर बने रहो। यानी गांधी का इतनी आलोचना, इतनी असहमति के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू से उनका मोह भंग नहीं हुआ था। और उन्होंने ये कहा कि गांधी मेरे मरने के बाद वो जवाहर जिससे उनकी असहमति थी राज चलाने के मामले में, ग्रामीण उद्योगों के मामले में, कुटीर उद्योगों के मामले में, आर्थिक मुद्दों पर, उसको वो कहते हैं कि मेरे बाद ये नेहरू ही मेरी बोली बोलेगा। आइंस्टीन के पत्र पढ़िए, बर्नार्ड शॉ के पत्र पढ़िए, होमी भाभा को देखिए। पूरी दुनिया के बौद्धिक जगत से नेहरू का रिश्ता था। रॉबिन्सन के साथ देखिए नेहरू का, और बर्नार्ड शॉ का पत्र देखिए तो उन्होंने नेहरू को लिखा कि तुम ऐसी देश, तुम उस मिट्टी को संजोए रखो, और भारत ही नहीं, मैं तो कहता हूं उस सब कॉन्टिनेंट में तुम ही एक व्यक्ति हो जो इस महाद्वीप को जो है संभाल सकते हो। देखिए भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इंडियन स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने आइडियोलॉजी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। नेहरू सेकुलरिज्म या नेहरू इस कॉन्स्टिट्यूशन पर अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी को कभी उन्होंने हावी नहीं होने दिया। नेहरू को हम इसलिए भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज पॉलिटिकल पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर हावी हो रही है। अगर नेहरू हमें याद रहे, नेहरू नवयुवकों में रहे, स्कूल कॉलेजेस में रहे, पढ़ाई टेक्स्ट बुक में रहे, तो शायद ये आइडियोलॉजी बहुत कारगर नहीं होगी, बहुत मजबूती से अपना काम नहीं कर पाएगी, हम लोगों में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसके बरक्स नेहरू एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। जिस साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, ICSR, ICCR, UGC, पंचवर्षीय योजनाएं
कृषि योजनाएं, वैज्ञानिक चिंतन, ये बड़े बड़े लैबोरेटरीज, इसकी स्थापना नेहरू ने इसलिए की कि हमारा नौजवान, हमारा भारत बेहतर विकल्प दे सके दुनिया को। दो ध्रुवों में बटी हुई दुनिया में को नेहरू किसी के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि एक अपनी एक नीति बनाते हैं। वो गुटनिरपेक्ष निर्गुण देश एक होता है जो किसी के साथ भी खड़ा नहीं होता। ये तत्कालीन दुनिया में एक बड़ा काम था। इस पर भारत को नाज है, हमें इस बात का पर नाज है कि नेहरू ये सब कर पाए। अयोध्या के मामले में आप देखिए, नेहरू के पत्र गोविंद वल्लभ पंत को जो उन्होंने लिखे हैं, अगर आप उसे पढ़ें, और अपने चीफ मिनिस्टर को जब वो लिखते हैं और वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टियों में उसके भाषण देखें तो कहते हैं कि मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि कांग्रेस के लोग इस तरह की नीतियां को कार्यान्वित करेंगे, इस तरह की तो सोचते हैं। ये आजादी के लोग तो नहीं है। ये आजादी के आंदोलन में जिस तरह के लोग थे, जो जिस तरह की पॉलिसी हम एडॉप्ट कर रहे थे, उस तरह के लोग तो हमको नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। हमारे कांग्रेसी कहाँ खड़े हैं, तमाम प्रश्न उठाते हैं। नेहरू राज्यों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था, नेहरू ने पत्र लिखा कि ये क्या हो रहा है। नेहरू असमंजस में थे। नेहरू आना चाहते थे फैजाबाद और अयोध्या, लेकिन तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने उनको ये कह के दिया कि अभी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, और जब अनुकूल हो जाएंगी तो हम आपको बुलाएंगे, हम आपको। नेहरू राज्य की अपनी मर्यादा राज्य के मामले में समझते थे, राज्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। क्या 2023 में ये संभव है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आना चाहे, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में आना चाहे और उसे कोई चीफ मिनिस्टर ये बता दे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल अभी नहीं है, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो हम आपको बुलाएंगे? शायद संभव नहीं है। नेहरू को समझने के लिए नेहरू की कार्यशैली को समझना होगा। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, नेहरू के पास कोई विदेशी पत्रकार इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था। नेहरू ने सुभद्रा जोशी से कहा कि तुम और शंकर दयाल शर्मा को लेके, शंकर दयाल शर्मा यंग थे, लेके जाओ और तुम जाके इन दंगों को रोको। नेहरू शंकर दयाल शर्मा जाते हैं, शायद दंगाई नहीं मानते उनकी बात, लौट कर आते हैं। जोशी ने जो है नेहरू को बताया कि वो लोग हम असफल रहे या शंकर दयाल शर्मा समझा नहीं पाए। नेहरू गुस्सा आते हैं, कहते हैं रबिश, और उठ खड़े होते हैं और उस पत्रकार के साथ और अपने ड्राइवर को कहते हैं लेके निकल पड़ते हैं अकेले। जब वो निकल पड़ते हैं और वहां भीड़ उनको घेर लेती है, उनको मारने दौड़ती है कि कौन आया, इतने में लोग पहचान जाते हैं कि अरे ये तो नेहरू हैं। नेहरू खड़े होते हैं, सबको समझाते हैं और वो दंगा रोकते हैं, लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए बाध्य करते हैं। उस पत्रकार ने जब नेहरू से पूछा कि आपको ऐसा इस तरह का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, नेहरू कहते हैं कि राजनीति में, सियासत में अगर लोगों के बीच काम करना है, लोगों के लिए काम करना है तो ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं। पत्रकार असमंजस कहता है कि इसमें जान जा सकती है, तो कहा जिस तरह का काम हम करते हैं, जिस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं, उसमें किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के जान चले जाने से अगर शांति स्थापित होती है तो चले। नेहरू इस तरह के थे। तो आज नेहरू के कामों को मारा जा रहा है, और तो हम लोगों की, या मेरा ख्याल है हम अगर कांग्रेस पार्टी पर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, वो लोग जो नेहरू जैसी सोच रखते हैं, जो इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना चाहते हैं, समाजवादी देश देखना चाहते हैं, समतामूलक समाज देखना चाहते हैं, तो वाकई उन्हें जाना पड़ेगा लोगों के बीच में, लोगों से बात करनी पड़ेगी। खासतौर पर नवयुवकों को, नेहरू को हमें याद करने के लिए मैं एक छोटा सा संस्मरण आपको 1 मिनट का सुना के खत्म करता हूं, जो मुझे व्यक्तिगत मेरे वालिद ने, पिता ने सुनाया था। पहले लोग सबक ऐसे नेहरू थे। अभिव्यक्त की आजादी, साहित्य अकादमी का जब चेयरमैन बनना हुआ,
उनको बनाया जा रहा था तो उन्होंने पहले इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप जो है कम से कम साहित्य को इससे अलग रखिए, लेकिन जब जबरन उन पर दबाव डाला गया कि जब कोई अध्यक्ष हो जाएगा तो आप हट जाएंगे, आप भी साहित्यिक आदमी। पहले आम चुनाव में नेहरू जी सुल्तानपुर आए, मेरे 2 लोग उन इलाकों में बड़े महत्वपूर्ण होते थे, उसमें से एक मेरे पिताजी थे, एक डॉक्टर शौकत अली। नेहरू के काम का तरीका देखें, उन्होंने और मेरे पिताजी से और वहां एक छोटी सभा हुई, मीटिंग हुई, घर पे बैठे और उन्होंने उनसे वोट कहा कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। डॉक्टर शौकत अली और पिताजी ने कहा कि नहीं, हम आपके कैंडिडेट को वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा स्थानीय गणपत साय हमारे स्थानीय है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने उनको वादा किया, वो हमारे स्थानीय है, हमारी स्थानीय समस्याओं को समझते हैं, अगर आप उन्हें आगे के दिनों में कांग्रेस में शामिल कर लेंगे तो हम उनको वोट देंगे। व्यक्तिगत संबंध थे इन लोगों के नेहरू से। नेहरू कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते हुए चले गए और जाते जाते जब डॉक्टर शौकत अली और पिताजी ने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारी तरफ की वो रेलवे लाइन उखाड़ ली गई थी और बाद में वो बना दी गई, लेकिन हमारा स्टेशन नहीं बना, आप हमारा स्टेशन बनवा दीजिएगा। और आप यकीन मानिए कि नेहरू गए, इलेक्शन खत्म हुआ, उनका मंत्रिमंडल बना और ऑर्डर आता है कि ये स्थानीय जो रेलवे स्टेशन खत्म कर दिया गया है उसे बना दिया जाए। ये आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का वायदों के प्रति, उन लोगों के प्रति ये उनकी भावना थी जो उन्हें वोट नहीं देते, उन्हें देशद्रोही कहने की वो नहीं कहते। तो नेहरू को समझने के लिए हमें नेहरू के समझ